फिलिस्तीन की गजा पट्टी में लगातार 2 वर्षों से जारी इजरायली सैन्य आक्रमण ने अब केवल एक मानवीय त्रासदी का रूप ही नहीं लिया है, बल्कि इसकी दूरगामी राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जहां हजारों निर्दोष नागरिकों की मौत, लाखों लोगों का विस्थापन और बुनियादी ढांचे की पूरी तबाही के बीच अब खुद इजरायल के भीतर अस्थिरता गहराती दिख रही है। वर्ष 2025 में इसके सबसे स्पष्ट संकेत इजरायल के तकनीकी और नवाचार आधारित आर्थिक ढांचे में देखने को मिल रहे हैं। इजरायली एसोसिएशन फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज यानी IATAI के अनुसार अधिकृत क्षेत्रों में काम कर रही 53% कंपनियों ने ये स्वीकार किया है कि उनके इजरायली कर्मचारियों द्वारा विदेश स्थानांतरण की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खासकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, इंजीनियर और उनके परिवार अब इजरायल में भविष्य को लेकर गंभीर रूप से आशंकित हैं। IATAI ने चेतावनी दी है कि यदि ये रुझान जारी रहता है तो इससे इजरायल की नवाचार क्षमता, स्टार्टअप इकोसिस्टम और तकनीकी निवेश पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि इजरायल की अर्थव्यवस्था में तकनीकी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 20% GDP, 15% रोजगार और 50% से अधिक निर्यात की है। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एनवीडिया, अमेज़न, मेटा और एप्पल जैसी सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियां इजरायल में सक्रिय हैं, लेकिन IATAI की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि कई कंपनियां अब अपने निवेश और संचालन को एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युद्ध के दौरान बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण कई कंपनियों ने इजरायल के बाहर वैकल्पिक ढांचे विकसित कर लिए हैं, और यदि ये विकल्प व्यावहारिक साबित होते हैं तो भविष्य में उनके पूर्ण रूप से इजरायल न लौटने की संभावना प्रबल है। इसी बीच भू राजनीतिक मोर्चे पर इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देना एक नया विस्फोटक मोड़ लेकर आया है। 1991 में सोमालिया से एक तरफा अलग होने के बाद यह पहली बार है जब किसी देश ने सोमालीलैंड को आधिकारिक मान्यता दी है। इस कदम की तीखी निंदा सोमालिया सरकार और अफ्रीकी यूनियन ने की है, लेकिन इससे भी अधिक गंभीर चेतावनी यमन के हूती आंदोलन की ओर से आई है। अल जजीरा के अनुसार हूती नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सोमालीलैंड में इजरायल की किसी भी प्रकार की मौजूदगी को सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। सोमालीलैंड की भौगोलिक स्थिति एडन की खाड़ी के तट पर और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास है, जहां से दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री व्यापार गुजरता है। 2023 से हूती लड़ाके लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं, और सोमालीलैंड के तट से हूती ठिकाने होदेदाह की दूरी केवल 300 से 500 किलोमीटर है। ऐसे में इजरायल के लिए यह क्षेत्र एक फॉरवर्ड डिफेंस बेस बन सकता है, लेकिन हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने इसे यमन और पूरे क्षेत्र के खिलाफ आक्रामक कदम बताते हुए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ये मान्यता सोमालिया, अफ्रीकी पड़ोसियों, यमन और लाल सागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। उधर दक्षिण एशिया में बांग्लादेश से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। इनकलाब मंच के संयोजक शाहिद उस्मान हादी की हत्या से जुड़े आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद करने के लिए अमेरिका आधारित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 55 लाख टका के इनाम की घोषणा की है। संगठन का दावा है कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार हत्यारे घटना के बाद भारत फरार हो गए। SFJ के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया है कि ये हत्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर की गई सीमा पार आतंकवादी कार्रवाई है, और इसकी प्रकृति कनाडा में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से मिलती जुलती है। मध्य पूर्व में ही तुर्की के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भीषण मुठभेड़ में 6 ISIS लड़ाके और 3 तुर्की पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। गृहमंत्री अली यर्लिकाया के अनुसार 13 प्रांतों में रात भर चले 108 अभियानों के दौरान घर घर तलाशी और गोलीबारी हुई, जिसमें सभी मारे गए ISIS लड़ाके तुर्की नागरिक थे। वहीं दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारतीय सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस को गंभीर नुकसान पहुंचा। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के अनुसार भारत ने मात्र 36 घंटों में 80 विस्फोटक ड्रोन दागे, जिनमें से 79 को रोका गया, लेकिन एक ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि इसी हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी ऑपरेशन बुनियान इम मरसूस का फैसला किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने भारत से युद्ध विराम की अपील नहीं की थी, बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संपर्क कर बताया कि भारत युद्ध विराम के लिए तैयार है।
वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन वार्ता को शानदार बताते हुए दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध समाप्ति की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने भी सुरक्षा गारंटी को लेकर प्रगति की पुष्टि की है। वहीं लेबनान में हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम ने संगठन को निरस्त करने की कोशिशों को इजराइल अमेरिका की साजिश बताया है और आरोप लगाया है कि इजराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अंत में ईरान ने रूस के सोयूज रॉकेट के जरिए अपने 3 स्वदेशी रिमोट सेंसिंग उपग्रह जाफर 2, पाया और काउसर को कक्षा में भेजकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी सफलता दर्ज की है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो स्पष्ट है कि गजा युद्ध अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और तकनीकी संतुलन को गहराई से प्रभावित करने वाला निर्णायक मोड़ बन चुका है।